नमस्कार, मून टीवी पॉडकास्ट शो दिल से में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उस समाजवाद विचारधारा की बहुत बड़ी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिसने 1970 से लेकर 2025 तक देश के राजनीतिक माहौल में जितनी करवटें हुई वो उनका गवाह रहा, भागीदार रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता और प्रमुख महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन साहब से, जो कि सांसद हैं राज्यसभा से और विगत 4 बार आप लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और अब राज्यसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। आप 1977 में सबसे युवा सांसद, 26 वर्ष की आयु थी आपकी और सड़क से संघर्ष करके आप संसद तक पहुंचे थे। तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें, आप जेपी आंदोलन के अगुवा नेतृत्व में एक रहे, तो यहाँ आप कौन से नेता से, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, तत्कालीन राजनीति में कौन से नेता से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? तब आप एक युवा ही थे। नहीं, उस समय जो आंदोलन था उसके नेता तो जयप्रकाश जी थे। जी जी। और जैसा मैंने पहले कहा कि जयप्रकाश जी का निर्विवाद नेतृत्व था। जयप्रकाश जी किसी पद के लिए, किसी ओहदे के लिए राजनीति में नहीं थी, उनका विराट व्यक्तित्व था। उन्हीं के नेतृत्व में ये व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन लड़ा गया था, इसे संपूर्ण क्रांति हम लोग कहते हैं। तो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में सब लोग शामिल हुए थे। उस समय प्रतिपक्ष की इतनी पार्टियां थी। उस समय ये बीजेपी जनसंघ थी जी, कांग्रेस के बंटवारे के बाद एक पार्टी संगठन कांग्रेस थी, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी थी, चौधरी साहब की पार्टी थी। फिर ये सब पार्टियां उस आंदोलन में शरीक हो गई थी। बाद में जो जनता पार्टी की शक्ल में लोगों के सामने आई। तो जनता पार्टी में आप जनता पार्टी के सांसद हुए, लोकसभा चुनाव लड़े, तो जनता पार्टी में आप किस नेता के द्वारा, मतलब आप, मैंने कहा था ना, ये 4-5 पार्टियां मिलकर के इकट्ठा होकर के जनता पार्टी बनी थी। उस समय सोशलिस्ट पार्टी जिसमें हम थे जी, समाजवादी युवजन सभा में, सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। जी जी। जॉर्ज फर्नांडिस सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे और सुरेंद्र मोहन उस समय महामंत्री थे। लेकिन समाजवादी आंदोलन के जो नेता थे उस समय, SM जोशी, NG गोरे, मधु लिम्हे, मधु दंडवते, सुरेंद्र मोहन, ये तमाम त्यागी तपस्वी लोग थे जिनके व्यक्तित्व ने हमें बहुत आकर्षित किया और वही सब लोग हमारी पैरवी कर रहे थे। जब पार्टियों का बंटवारा, टिकटों का बंटवारा हुआ तो उत्तर भारत का जिम्मा टिकट बांटने को चौधरी चरण सिंह को दे दिया गया था। समाजवादी पार्टी के कोटे से उत्तर प्रदेश में 85 सीटें थी उस समय, बाद में उत्तराखंड बना है। समाजवादी पार्टी के कोटे में सिर्फ 2 सीटें मिली, एक में फिरोजाबाद से और एक गुरशन जी थे हमारे नेता देवरिया से। 2 ही सीटें मिली थी हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के कोटे से। हाँ। तो आप, जनता पार्टी रही, सरकार बनी, जेपी का प्रयोग सफल रहा, सब राजनीतिक दल एक मंच पे आए, लेकिन बहुत ही जल्दी वो प्रयोग असफल हो गया। क्या वजह मानते हैं, क्या कारण? इसलिए असफल हो गया कि हम लोग एक सवाल पर इकट्ठे हुए थे कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। लेकिन हमारे मिजाज नहीं बदले, हमारे संस्कार नहीं बदले। जनता पार्टी बनने के बाद भी हम जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे, वो हमारा मिजाज नहीं बदला। हर पार्टी का अपना अपना अलग एजेंडा था और उसमें खासतौर से दोहरी सदस्यता का सवाल, जनसंघ का सवाल कि भाई RSS और जनसंघ का बराबर नहीं चलेगा, दोनों बाबुओं पर रखेंगे तो। और फिर वो सवाल बहुत तेज सवाल हो गया जिसकी वजह से जनता पार्टी टूटी। तो कुल मिलाकर के हम लोग इकट्ठा हुए थे जयप्रकाश जी के नेतृत्व में कि हिंदुस्तान में जमहूरियत बहाल हो, लोकतंत्र बहाल हो। लेकिन कुल मिलाकर के हमने वक्त की नजाकत को नहीं समझा था। और हम लोगों ने एक खास तौर से जो बुनियादी बात ये थी कि वो खाली राजनीतिक परिवर्तन था, हमारी प्रतिबद्धता थी व्यवस्था परिवर्तन की, कि मिजाज बदलना चाहिए। जी। और तुलनात्मक दृष्टि से जो और सरकारें हैं उन सरकारों से हमारा चरित्र भिन्न होना चाहिए। वो मैसेज हम जनता में नहीं दे पाए और अपने अपने एजेंडे थे उस पर सब लोग लग गए, जिसकी वजह से जनता पार्टी टूटी। तो आप मानते हैं कि मतलब उस समय जो व्यवस्था बदलने के लिए आप लोग, आप जैसे युवा राजनीति में आए थे, तो लेकिन वो नहीं हो पाया था किन्हीं भी कारण। हम स्वीकार करते और मैं समझता हूं वो जो अनुभव था उससे जयप्रकाश जी भी बहुत खुश नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि हम लोगों ने ये समझ लिया खास तौर से कि साहब कांग्रेस पार्टी चले जाएगी, हम आ जाएंगे, इतना ही काफी नहीं था। तुलनात्मक दृष्टि से हमारा जो चरित्र था वो अन्य पार्टियों से, अब तक जो हुकूमत कर रहे थे उनसे भिन्न दिखाई देना चाहिए था। तो वो व्यवस्था परिवर्तन का जो आंदोलन था
वो आंदोलन कुल मिलाकर के सार्थक नहीं रहा, सफल नहीं रहा, जिसकी वजह से पार्टी टूटी। सुमन जी, वो जो बात आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र उस समय लोकतंत्र खतरे में था, उस बात को लेकर सब राजनीतिक दल एक उसके नीचे आए। आज भी वही बात कही जा रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, आपने सही पूछा। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया, उस समय घोषित आपातकाल था जी। आज अघोषित आपातकाल है। जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं सब नष्ट हो रही हैं, प्रतिपक्ष के लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कोई आजादी नहीं है। तो कुल मिलाकर के उस समय घोषित आपातकाल था, लेकिन आज अघोषित आपातकाल इसलिए है कि आप अपने मन की कोई बात नहीं कह सकते, दिल की कोई बात नहीं कह सकते। प्रतिपक्ष के लोगों को परेशान करने के लिए जितनी भी जांच संस्थाएं उनको हथियार बना रखा है। तो कुल मिलाकर के उस समय जो चरित्र था आपातकाल का, उससे खराब स्थिति आज है, मैं ऐसा मानता हूं। जनता दल की सरकार बन गई, लेकिन फिर वही जल्दी पतन हो गया। 1991 तक आते आते पतन हो गया जनता दल का। वो किस वजह से रहा, किन कारणों से रहा? देखिए, जनता दल की जो सरकार थी वो बीजेपी की बैसाखी पे टिकी थी, हम स्पष्ट बहुमत में थे नहीं जी। उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, सरकार चली गई। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता के सामने जो अनुभव थे हमारे काम करने के, जनता पार्टी बनी, जनता दल बना, जिस तरह से हम लोग बिखरे और टूटे, कुछ सवालों पर एक हो गए थे, लेकिन हमसे जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई थी। और जिस तरह जनता पार्टी बिखरी, बिल्कुल मिलते जुलते हालात जनता दल के भी थे, इसकी वजह से जनता दल टूट गया। वो इस प्रश्न फिर दोबारा आता है, जैसे आपने बताया 1977 में संघ और भाजपा दोहरी सदस्यता वाला मसला था, जो एक घटक था। वही आरोप फिर लगा था 1989-90 में संघ की दोहरी सदस्यता का, और भाजपा जो संघ का परिष्कृत रूप था वो अलग हुआ। तो ये दोहरी सदस्यता का क्या मामला है? संघ और भाजपा को आप क्या मानते हो? क्या वो अलग अलग हैं? संघ को एक सामाजिक संगठन बताया जाता है, भाजपा को एक राजनीतिक संगठन कहा जाता है, लेकिन जब नहीं, भाजपा, देखिए, संघ को जो कहा जाता है वो गलत कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1925 में बना था, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई जी। सरदार पटेल ने इस पर प्रतिबंध लगाया था जी। और सरकार पटेल ने उस पर प्रतिबंध को इस आधार पर खोला था, इस शर्त पर खोला था कि आप अपने को सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित रखेंगे, राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। आज संघ का मतलब क्या है? आज तो पूरी बीजेपी संघ है। संघ के, बीजेपी के जिस आदमी का रिश्ता अगर संघ से नहीं है तो उसकी हैसियत बीजेपी में कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के संघ ही नियंत्रित कर रहा है बीजेपी को। कुल मिलाकर के कहने का हमारा मतलब यह है कि हम जब जनता पार्टी में शरीक हुए, जनता पार्टी बनी, तो उस समय तक वही संघ अपना अलग काम कर रहा है, लेकिन संघ का कोई प्रभाव जनता पार्टी पर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो संघ से निकल के आए थे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे भैरव सिंह शेखावत हो, तो कुल मिलाकर जनता पार्टी में थे ही, लेकिन उनकी गतिविधियां कहीं खत्म नहीं हुई। ठीक उसी तरह की बात थी। आप कहते हैं कि संघ को एक सांस्कृतिक मान्यता है, वही संघ प्रमुख ये कहते हैं कि भाई हम एक सामाजिक संगठन है, हमारा एक उद्देश्य है समाज को बदलना, राष्ट्र हमारा सबसे ऊपर राष्ट्र है। और तो लेकिन यहाँ आप बात करें कि राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, तो क्या ये माने कि जो संघ प्रमुख कहते हैं उनकी बात में उसमें अंतर है? नहीं, संघ प्रमुख जो बात कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं। कहाँ इनका राष्ट्रवाद, कहाँ इनका राष्ट्र प्रेम? आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं, ये तो अंग्रेजों के साथ थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब फौज बनाई तो इन्होंने कहा आजाद फौज में भर्ती मत होना, ये तो गद्दारों की फौज है, अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। कुल मिलाकर के हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में आरएसएस का कोई योगदान नहीं, कोई मतलब नहीं, ये तो अंग्रेजों के साथ थे। तो जहां तक संघ का सवाल है, संघ का कोई कंट्रीब्यूशन, कोई योगदान देश की आजादी में नहीं रहा। मैं नहीं कह सकता कि अपने आप को देशभक्त कहते, तो देशभक्ति का प्रमाण क्या है? कहाँ का इन्होंने जोहर दिखाए देशभक्ति के? अगर संघ के लोग इस तरह की बात करते तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इतिहास गवाह है कि संघ का कोई योगदान देश की आजादी की लड़ाई में नहीं रहा। ये कहा जाता है कि जो उस समय हिंदू विचारधारा से प्रभावित थे, उसमें भी सावरकर का नाम लिया जाता है, उन्हें महिमा मंडित किया गया है पिछले 10 सालों में। तो देखिए, मैं एक निवेदन आपसे कर दूं, अभी एक इश्तेहार छपा है, विज्ञापन छपा है जी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, जिसमें फोटो छपा है सावरकर सबसे ऊपर, फिर महात्मा गांधी, फिर उनके कदमों में भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। गांधी से तुलना करते हैं सावरकर। किसको महिमा मंडित कर रहे हैं? उन लोगों को जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में माफी मांगी।
महात्मा गांधी तो बहुत बड़े आदमी थे, विश्व नागरिक थे गांधी। गांधी का कोई जोड़ आज भी नहीं है। 100 से अधिक देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं लगी है। और जहां तक भगत सिंह का सवाल है, भगत सिंह के मामले में तो एक हिंदू महासभा के नेता थे, उन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज का उन्होंने विरोध किया। तो कुल मिलाकर के इनका जो आचरण है वो आचरण कहीं भी देशभक्ति वाला आचरण नहीं है। कुल मिलाकर के देश की आजादी के लिए जो समर्पित लोग थे उनकी मुखबिरी की, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की गुलामी की, इनका कोई योगदान हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं था। चलिए फिर आते हैं 1989-90 के दशक में। 89-90 में आते आते जनता दल बिखर गया, वापस बिखर गया। चंद्रशेखर जी की अगुवाई में, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की अगुवाई में नई सरकार बनी। कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया। आप भी उस समय आप केंद्रीय राज्य मंत्री थे। तो चंद्रशेखर जी, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि चंद्रशेखर जी को आगे आना पड़ा और सरकार बनाने के लिए उन्हें? ऐसा है कि वो मंडल का सवाल था। पूरे देश में आग सी लग गई थी, हालांकि हम लोग तो मंडल के पक्ष में हैं। उस पार्टी में टूटन हो गई। कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। किन परिस्थितियों में सरकार बनी के अलग सवाल है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मेरा सौभाग्य कि मुझे चंद्रशेखर जी के साथ रहने का मौका मिला। हिंदुस्तान की राजनीति में अकेले ऐसे आलीशान आदमी थे जो धारा के खिलाफ चलते थे। कोई जवाब नहीं था चंद्रशेखर जी का। तो सरकार बनी और सरकार जिस तरह टूटी, आप जानते हैं कि कोई होमगार्ड वगैरह हरियाणा में नंबर ले रहे थे। राजीव गांधी ने कहा कि चौटाला की सरकार को आप बर्खास्त कर दो। चंद्रशेखर जी ने कहा मैं जांच कराऊंगा, अगर दोषी पाए जाएंगे बर्खास्त कर दूंगा। इसकी वजह से उन्होंने समर्थन लिया और समर्थन देने के बाद कुछ इस तरह की संभावना थी कि राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि सरकार गिरे, वो चाहते सुलह। वो तो चंद्रशेखर जी ने कहा था कि हमने समर्थन लिया है, समर्पण नहीं किया है। तो जिस तरह की सरकार बनी थी आप लोग जानते हैं, इस तरह से सरकार चली गई। ये भी कहा जाता है कि यदि चंद्रशेखर जी की सरकार और अधिक चली होती, समय चला होता, तो चंद्रशेखर जी के पास वो फार्मूला था जो अयोध्या में बाबरी और राम मंदिर इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं, पूरा देश स्वीकार करता है, पूरे देश के क्या विभिन्न पार्टियों का नेतृत्व स्वीकार करता है कि बाबरी मस्जिद वाला जो मसला था, अयोध्या वाला जो मसला था, बहुत ईमानदारी से चंद्रशेखर उसका हल निकालना चाहते थे। इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के लोगों से बात की, मुस्लिम लीडर्स से उनसे बात की और दोनों से बात करके उसका हल निकालना चाहते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा कि साहब ये हल कैसे निकलेगा? बोले बातचीत कर रहा हूँ, देखता हूँ, वरना फिर मेरा प्रयास होगा कि मैं एक ही बैरक में इन दोनों को बंद करूंगा और कहूंगा कि जब तक सुलह करके बाहर नहीं आओगे तब तक आप छोड़ नहीं जाओगे। मैं समझता हूँ उससे कोई रास्ता निकल गया। अच्छा, मतलब कोई ऐसा फार्मूला या ऐसी कोई योजना नहीं थी? बहुत ईमानदारी से कोशिश कर रहे थे कि इसका हल निकले। जी जी। 1991 में आप श्रम कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रहे। अल्प समय में आपका मंत्री काल रहा है, तो लेकिन ऐसा कौन सा कार्य रहा जिसे आप मानते हैं कि वो जन कल्याण के लिए कारगर रहा हो? ये कानून हमारे समय में बना था। ये बच्चों का जो दूध होता है, तमाम शोध हुए, शोध होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि अब बच्चे के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम होता है। ये कानून हमारे समय ही बना था। अच्छा। मैं समझता हूँ एक अच्छा कानून था। ये तो काफी आज इसके एक अच्छा कानून था और मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने इसको स्वीकार भी किया, उसके परिणाम भी अच्छे आए। अब आ जाए हम 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। आप 1993 में उसके सक्रिय सदस्य रह गए। सर, मुलायम सिंह जी से कैसे मेल मिलाप हुआ है? देखिए, मुलायम सिंह जी 1967 में विधानसभा के सदस्य बन गए थे और मैं जब यहाँ आगरा में आया तो सन 57 में श्री ब्रजराज सिंह फिरोजाबाद से सांसद बन गए थे, सोशलिस्ट पार्टी से, समाजवादी पार्टी से। मुझे ख्याल आ रहा है कि मेरी 70-71 में मुलाकात मुलायम सिंह जी से फिरोजाबाद में हुई। 77 में तो मुलाकात हुई की थी, मिलना जुलना रहा। तो चूंकि समाजवादी आंदोलन में थे मुलायम सिंह जी, मैं उसका कार्य करता था, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। फिर 77 में जब सहकारिता मंत्री बने तो बहुत करीब आ गए थे हम लोग, एक दूसरे के साथ काम भी किया। मुलायम जी की बात करें, उन्हें एक तरफ से ये कहा जाता है कि धरती पुत्र कहा जाता है, लेकिन वही विपक्षी जो विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, उन्हें मुस्लिम परस्त उसकी छवि गढ़ी है। उसमें आपने बड़े नजदीकी से मुलायम जी को देखा है, मुलायम सिंह को देखा है और आप उनके साथ काफी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? गरीबों की, बेबस बेसहारा लोगों की, पिछड़ों की, अकलियत के लोगों की अगर
वकालत करनी है, उनके हकों की अगर एडवोकेसी करनी है, कोई क्या आरोप लगाता है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस देश में कुछ वर्गों का हक मारा गया है, कुछ वर्गों की नीयत पर शक किया गया है, जैसे अकलियत के लोग हैं। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि जितना हिंदुओं का योगदान है उससे कम मुसलमानों का योगदान नहीं है। इस तरह के आरोप अनावश्यक आरोप थे। मुलायम सिंह पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के, किसानों के प्रवक्ता थे। और मुलायम सिंह जी का जो सबसे बड़ा योगदान मैं राजनीति में मानता हूं ये है, 1977 में जब सब पार्टियां मिल गई, मैंने पहले आपको बताया, और जनता पार्टी बन गई थी, तो हिंदुस्तान का जो समाजवादी आंदोलन था वो खत्म हो गया था। सोशलिस्ट उसमें चले गए थे, खत्म हो गया था। मुलायम सिंह जी की जो सबसे बड़ा योगदान है कि 1992 में मुलायम सिंह जी ने पूरे हिंदुस्तान के समाजवादियों को इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी बनाई। ये मुलायम सिंह जी का रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की राजनीति में। जहां तक समाजवाद है, दुनिया में जब तक बेवसी है, लाचारी है, गरीबी और गुर्बत है, समाजवादी आंदोलन की सार्थकता है। मुझे नहीं मालूम कि इतिहास एक लाइन लिखेगा, एक पेज, दुनिया में समाजवादी आंदोलन का जो भी इतिहास लिखेगा उसकी मजबूरी होगी तो श्री मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिखे। ये उनका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था। आप समाजवादी बात कर रहे हैं, समाजवाद विचारधारा की बात कर रहे हैं। हम ये हमने देखा 1970 से लेके अब तक के, हम देखा समाजवाद के जितने प्रमुख नेता रहे थे वो उन्होंने अपने अपने प्रदेशों में उन्होंने पार्टियों का गठन किया, लेकिन वो फिर कुछ जातियों तक ही सिमट के रह गए। ऐसा क्या वजह रही? नहीं, ऐसा नहीं। कैसे कह सकते हैं आप? जातियों में राजनीतिक पार्टियां जो बनती हैं उनका एक दर्शन होता है, विचार होता है। राजनीतिक पार्टियां जातियों पर नहीं बनती हैं, सिद्धांतों पर बनती हैं, नीतियों पर बनती हैं। और मैं नहीं समझता, वो एक अलग बात है कि किसी के हाथ में राजनीतिक सत्ता आ जाए और उस वर्ग के लोग उनके साथ हो जाए, इसका मतलब उसके लिए नेता जिम्मेदार थोड़ी है। तो किसी को जाति की सीमा में कैद करना ये किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का एक दर्शन होता है, एक विचार होता है, उसी पर दल चलते हैं। दल जातियों पर नहीं चलते, या जातीय धर्म के नाम पर चलते हैं। तो राजनीतिक पार्टियां तो सिद्धांतों पर चलती हैं। आप ऐसे नेता हैं जो चौधरी चरण सिंह से लेकर अब अखिलेश यादव तक आपने विभिन्न पीढ़ियों के साथ आपको काम करने का अवसर मिला है, आपने उनको नजदीकी से देखा है। चौधरी चरण सिंह को किसान नेता कहा जाता था, लेकिन उसके बाद जो भी उनके फॉलोअर्स हुए, जो भी उनके शिष्य हुए, वो किसान नेता के रूप में नहीं पहचाने गए। उसकी क्या वजह मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। ये सही मानों में जो आज का दौर है, मुझे माफ करें, पिछली बार अगर जब आप लोग जाए, हम लोगों के जमाने की जो राजनीति विचारों की राजनीति थी, उस विचारों में गिरावट आई। और कुल मिलाकर के आज कुछ लोग ने राजनीति को व्यवसाय बना दिया है, जो इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जो लोग इसी दृष्टि से अगर राजनीति कर रहे हैं तो उनका न तो कोई आदर्श है, न कोई दल है। जहां स्वार्थ होता है वहां लोग चले जाते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो इस समय देश में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं चौधरी साहब के साथ रहा हूं। जब देश के गृह मंत्री थे तो उनकी गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति का मैं सदस्य था। चौधरी चरण सिंह का जहां तक सवाल है, भाई आपने जातियों की बात की, चौधरी चरण सिंह जाट थे, तो क्या चौधरी चरण सिंह इसलिए स्थापित हो गए कि जाट थे? ये बिल्कुल गलत बात है। जाटों का जहां तक सवाल है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 10-12 जिले, छोटा सा प्रांत हरियाणा, कुछ हिस्सा राजस्थान का। लेकिन चौधरी चरण सिंह जब हिंदुस्तान की राजनीति में स्थापित हुए और वो किसानों की बात कहते थे, तो बीजू पटनायक जो उड़ीसा के नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे, उड़ीसा में एक जाति नेता बीजू पटनायक ने कहा कि मेरा नेता चौधरी चरण सिंह। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे, कर्पूरी ठाकुर ने कहा मेरा नेता चौधरी चरण सिंह। देवीलाल ने कहा मेरा नेता चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह के साथ जो लोग लगे वो जाति के आधार पर नहीं लगे, इस आधार पर लगे कि हिंदुस्तान में किसानों की बात अगर कोई करने वाला है उसका एकमात्र नाम चौधरी चरण सिंह है। तो एक विचार से चौधरी साहब के साथ लगे थे, जाति के हिसाब से चौधरी साहब के साथ नहीं लगे। वो विचार आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? उसके बाद हम देखें जो दूसरी, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। कोई विचार अगर आगे नहीं बढ़ पाया तो हम लोगों का निकम्मापन है। जो विचार सेहत के लिए अच्छा था, राजनीतिक सेहत के लिए अच्छा था, जो विचार हिंदुस्तान की आम जनता के लिए बड़ा था, उस विचार को हम गति नहीं दे पाए, ये उस पीढ़ी की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम 80 के दशक की बात करें तो 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में आते हैं हम। उत्तर प्रदेश में एक फिर राजनीति करवट ले रही थी, एक और राजनीतिक शक्ति का उभार हो रहा था, वो शेप ले रही थी, दलित चेतना।
जिसे दलित चेतना कहा गया, उसके काशीराम और मायावती अगुआ रहे, तो इस उभार के पीछे क्या कारण मानते हैं? जो आपकी पीढ़ी के लोग थे, जो समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग थे, वो उस वर्ग को क्या अपने साथ क्यों नहीं लेके चल पाए? देखिए, जहां तक राजनीति का सवाल है, दलित राजनीति की बात आपने की, 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले एक संगठन बनाया था, जाति का संगठन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अपने इंतकाल से पहले, मरने से पहले उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उनका निधन हो गया। बाबा साहब के निधन के बाद उनकी पार्टी दो जगह बट गई। बाबा साहब के निधन के बाद जो आरपीआई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी, दो भागों में बट गई। इसके एक के नेता थे खोबरागड़े, जो बाद में राज्यसभा के उपसभापति हो गए थे, और दूसरे के नेता थे दादा साहेब गायकवाड़। वो आंदोलन बाबा साहब का आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। आप लोग जानते हैं कि वैक्यूम तो भरा जाना है, कहीं से भरा जाए? बिल्कुल बिल्कुल। फिर कुछ लोग उस राजनीति में आ गए। आज सबसे बड़ा सवाल है, राजनीति किसी भी तरह की हो, जिन वर्गों की परेशानियां हैं, जिन वर्गों के पास हम जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उन वर्गों में विश्वास होना चाहिए कि हाँ, उनके आदमी है, उनके लिए काम कर रहे हैं। ये भरोसा ही लोगों को राजनीति में स्थापित करता है। तो जहां तक दलित राजनीति का सवाल है, मैं स्वीकार करता हूं कि दलित राजनीति में जो लोगों का विश्वास अर्जित होना चाहिए था, वो विश्वास अर्जित नहीं हुआ। आज आपकी पार्टी जो इस पीढ़ी की बात कर रही है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रही है, वही प्रयोग 1993 में भी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने किया था। उन्होंने अपने साथ काशीराम और मायावती को लिया था और मिलकर सरकार भी बनाई। चुनाव में वो बहुमत से जीते और सरकार भी बनाई, लेकिन 2 वर्ष के अंदर ही वो फिर सरकार टूट गई, अलग अलग। ऐसा है, कोई गठबंधन होता है जी, तो गठबंधन का धर्म का निर्वाह करना हमारे अकेले का काम नहीं है। हम किसी से गठबंधन करना चाहते हैं, सीट का तालमेल करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, तो खाली हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। दूसरा पक्ष क्या करता है, क्या सोचता है, उस पर भी निर्भर करता है। नेताजी ने समझौता किया, और समझौता करने के बाद उस समय इटावा में हमारा उम्मीदवार था राम सिंह साहब। नेताजी ने अपने उम्मीदवार को छोड़ के श्री काशीराम जी को भेजा पार्लियामेंट में इटावा से। तो हमने तो हर बार कोशिश की कि जो साफ दिमाग के लोग हैं, कमजोर वर्गों की वकालत करते हैं, राजनीति करते हैं, उन सबको एका होना चाहिए, कहीं के आपस में समझ होनी चाहिए। 2019 में हमने बीएसपी से समझौता किया, और समझौता उनकी शर्तों पर किया। तो हम अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं वही तो कर सकते हैं। दूसरा दल क्या सोचता है, दूसरा दल उस समझौते को किस हद तक उसका पालन करता है, ये उसके विवेक पर डिपेंड करता है। मायावती जी ने उस समय आरोप लगाया था कि उनकी हत्या का षड्यंत्र किया गया, उन्हें मारने का प्रयास किया गया। ये केवल एक आरोप था, गठबंधन तोड़ने के लिए एक आरोप था, या इसमें कुछ सच्चाई थी, या केवल राजनीतिक शिकवा था? इस बातों का क्या फायदा है? ये कब आरोप लगाया था? अब हम इतने बुरे आदमी थे तो 2019 में उनसे चुनावी समझौता क्यों किया? ये सब बातों का कोई मतलब नहीं। तो आप मानते हैं जो दलित चेतना के लिए जो शेप बनी थी बहुजन समाज पार्टी, वो प्रयोग असफल रहा, और वही प्रयास भीम आर्मी कर रही है, उसके सांसद मैंने कहा ना, भीम आर्मी, मैं किसी की बात नहीं करना चाहता, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, दलितों में के नेतृत्व में आज वैक्यूम है, एक अभाव है, और उसकी जगह वो लेगा जिसकी साख होगी। जिस आदमी के बारे में, जिस संस्था के बारे में कमजोर वर्गों को ये लग जाएगा कि हमारे हक में काम आ सकते हैं, हमारे हितों की देखभाल कर सकते हैं, और गर्दिश में हमारे काम आ सकते हैं, वही लीडरशिप आगे बढ़ेगी और वही लोग आगे आएंगे। मतलब ये सच्चाई है, आज दलित राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम है। वैक्यूम है, स्वीकार करता हूं, लेकिन वैक्यूम तो भरा जाना है। वो भरा जाएगा विश्वास से, हमारे आचरण से, हमारे काम करने के तरीके से, दलितों में एक नया भरोसा, नया विश्वास पैदा करने से। अब फिर आ जाते हैं हम 2012-13 में, फिर देश की राजनीति ने करवट ली, एक आंदोलन और खड़ा हुआ जिसे अन्ना आंदोलन के रूप में कहा जाता है। आपने ही बताया कि 1974-75 में भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख कारण था जमहूरियत के साथ साथ। 1989 में फिर बोफोर्स के रूप में भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा था। 2013 में फिर भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहा, रामलीला मैदान में हमने देखा बहुत बड़ा, और पूरा देश उद्वेलित हुआ उस मुद्दे पे। तो बार बार भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा बना, उसने सत्ता परिवर्तन भी किया, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाई। आप जैसा प्रमुख चिंतक क्या नहीं, ये सवाल तो आप मेहरबानी करके उन लोगों से पूछिए जो अन्ना आंदोलन के साथ थे। हम लोग तो उसमें आंदोलन में साथ नहीं थे। उस तरह में तो अधिकांश जो गैर राजनीतिक लोग थे वो साथ में थे। अरविंद केजरीवाल उसी की उत्पत्ति है, कुमार विश्वास उसी में थे, डॉक्टर आनंद उसी में थे, आपके पत्रकार कई लोग मित्र उसमें थे।
तो कुल मिलाकर के आंदोलन का जहां तक सवाल था, उसमें मूल रूप से अन्ना की जो मांग थी वो लोकपाल की मांग थी। अब अन्ना की भी घर बैठ गए और कुल मिलाकर के उनके जो शिष्य थे वो अपनी सुविधानुसार एडजस्ट हो गए। तो ये बात सही है कि उस आंदोलन में जो समर्थन मिला वो समर्थन मिला भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन लोगों का जब लोगों ने आचरण देखा, जब लोगों ने देखा कि हमारी क्या अपेक्षाएं थी इस आंदोलन से, कहीं ना कहीं लोगों को निराशा हुई और वो आंदोलन में बिखर गया। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा रहा। हमने 3 बार सत्ता परिवर्तन देखा उस मुद्दे पे, और हमने सत्ता परिवर्तन देखा, सरकारें आई, लेकिन वो आज भी सनातन बना हुआ है। आज भी जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं उत्तर प्रदेश में कहीं कोई इस भ्रष्टाचार की बात आज भी उतनी ही प्रमुखता से एक मुद्दा बनता है। तो क्या वजह रहती है जब देखिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए जी। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है, एक अजीब परिस्थिति है, ये समाज विद्रोह नहीं कर रहा है, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। इसलिए जो हमारा मन विद्रोही होना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो नहीं हो पा रहा है। आज स्थिति क्या है? आज जो मुझे लगता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि आज समाज की मनोवृत्ति ये बन गई है कि जो पैसा लेके काम कर दे वो ईमानदार है, बेईमान तो वो है जो पैसा ले लियो काम ना करे। इसलिए इसके लिए एक सशक्त जन आंदोलन की आवश्यकता है। जब तक लोगों का मानस नहीं बदलेगा, जब तक लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, स्थिति यथावत बनी रहेगी। तो 2014 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, और यदि हम बात करें पिछले 1 दशक की, तो 2014 से हम लगातार कुछ ऐसे मुद्दे देख रहे हैं, लव जिहाद, धर्मांतरण का मसला, और अब तो हर मस्जिद में एक मूर्ति खोजी जा रही है। इस सब के पीछे आप कौन सी विचारधारा मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? मैं 2 सवाल आपने पूछे, दोनों का जवाब देता हूं। जहां तक धर्मांतरण का सवाल है, इस समय धर्मांतरण एक मुद्दा बना हुआ है। जोर जबरदस्ती धर्मांतरण होता है या किसी लालच से धर्मांतरण होता है, मैं उसका सख्त आलोचना करता हूं, विरोध करता हूं। लेकिन धर्मांतरण का जहां तक सवाल है, इसको कानून से हल नहीं किया जा सकता। ये कानून से थोड़े पैदा हुआ था धर्मांतरण। धर्मांतरण क्यों हुआ? डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म को परिवर्तन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने यही तो कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं थी, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, मेरी बस की बात है। हिंदू धर्म में या सनातन में जो विकृतियां हैं, उनके चलते धर्म परिवर्तन हुआ। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद दोनों ने ये कहा कि अगर हिंदू धर्म समानता का धर्म नहीं बन सकता तो ये धर्म नष्ट हो जाना चाहिए। धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? हम सनातन हैं, हिंदू हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री का बगला खाली किया तो उनके बगले को आपने गंगा जल से धुलवाया। एक अभी उज्जैन के महाकाल में एक बीजेपी का विधायक किया दलित, उसको आपने मंदिर में नहीं घुसने दिया। प्रतिपक्ष का नेता राजस्थान विधानसभा का दलित था, वो मंदिर में गया, फिर आपने मंदिर में उसे घुसने दिया। राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया हमारे देश में। तो कुल मिलाकर के जब आप किसी को मंदिर में नहीं घुसने देंगे और वो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, तो मस्जिद में चला जाएगा, गुरुद्वारे में चला जाएगा, गिरजाघर में चला जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि धर्म परिवर्तन को कानून से नहीं रोका जा सकता। ये जो समाज है, इस समाज को पराजित करना चाहिए। जो उपेक्षित वर्ग है उनको गले से लगाना चाहिए। और जब तक हिंदू धर्म समानता का धर्म नहीं बन सकता, दुनिया की कोई ताकत धर्म से धर्मांतरण को रोक नहीं सकती। इसके लिए हमारा मानस बदलना चाहिए, मिजाज बदलना चाहिए, संस्कार बदलना चाहिए, जहनीत बदलनी चाहिए। और जहां तक मंदिर का, हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, यह सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल है। और जो लोग इस सवाल को उठा रहे हैं बहुत नादान लोग हैं। एक तो बात मैं एक कहना चाहूंगा, सवाल था अजमेर शरीफ की दरगाह, वहां भी का मंदिर है। अजमेर शरीफ की दरगाह तो मुगलों से भी पुरानी है। और मुझे माफ करना, अगर हिंदू मुस्लिम एकता कहीं जिंदा है, सामाजिक सद्भाव कहीं जिंदा है, तो इन्हीं मजारों पे, इन्हीं दरगाहों पर है। और मुस्लिम होने के बावजूद भी वहां हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से कहीं ज्यादा होती है। तो ये हमारी सामाजिक सद्भाव के प्रतीक है। हर जगह ढूंढना कि यहां भी मंदिर है, ये बात किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। 1991 में भारत की संसद ने एक कानून बना दिया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जहां मंदिर है मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है मस्जिद रहेगी। फिर ये गधे गड़े मुद्दे आप क्यों उखाड़ रहे हैं? फिर तो एक सवाल यही पैदा होगा, जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, कि 84,000 बुद्ध मठ इस देश में तोड़े गए, अगर खुदाई करेंगे तो बुद्ध प्रतिमा निकलेंगे, मठ निकलेंगे। तो ये बहुत ही विवादास्पद सवाल है। मेरा उन सब मित्रों से
विनम्र आग्रह है कि जो गड़े हुए मुद्दे हैं उनको न उखाड़े तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार के मुद्दे हिंदुस्तान की सेहत के लिए ठीक नहीं। आपने कहा भाई गड़े मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, इसी तरह इतिहास को कुरेदा जा रहा है, इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। एनसीईआरटी में भी हमने, पुस्तकों में भी हमने संशोधन देखे हैं, उसमें बदलाव देखा है। यहाँ तक कि भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन और कांग्रेस को जिम्मेदार माना गया है, जिन्ना जी को माना गया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एनसीईआरटी किताब में परिवर्तन हो रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि जिन्ना, माउंटबेटन, नेहरू जिम्मेदार। हमने कौन सा शोध कर लिया है जो उसमें परिवर्तन कर रहे हैं? ये ज्ञान हमें कहां से मिल गया? पूरा मेहरबानी करके इतिहास को पढ़ें। 1937 में जब सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे तो अपने अध्यक्षीय भाषण में अहमदाबाद में सबसे पहले सावरकर ने कहा था कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र। 37 1940 में जब मुस्लिम लीग का लाहौर कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहां जिन्ना ने कहा मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान बनना चाहिए। तो उसकी बुनियादी अवधारणा है, उसकी शुरुआत तो की सावरकर ने, जिन्ना ने बाद में की। और कुल मिलाकर के डॉक्टर अम्बेडकर ने, कुल मिलाकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं जिन्ना के और सावरकर के, लेकिन एक सवाल पर दोनों एक हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा होना चाहिए। तो बुनियाद किसने रखी? क्यों गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं? क्या फायदा? कुल मिलाकर के देश के बंटवारे के लिए तो अगर कोई जिम्मेदार है तो संघ जिम्मेदार है, सावरकर जिम्मेदार है। आप गलत ज्ञान दे रहे हैं। और कोई ज्ञान अगर आप दे रहे हैं तो हमें मेहरबानी करके बता दीजिए कि आपके ज्ञान का आधार क्या है, कौन सा सोर्स है, कहां से जानकारी हो गई, कौन सा आपने शोध करा लिया? ये गलत जानकारी, गलत पढ़ाना ठीक नहीं है। इसी तरह मुगल साम्राज्य के में जो भी युद्ध हुए उनमें जो हिंदू योद्धा लड़े उनको आज एक हीरो के रूप में दिखाया जा रहा है, और जो मुगल साम्राज्य के उस समय जो भी शासक रहे उनको विलेन के रूप में। मेरा अब लोगों से आग्रह है कि मेहरबानी करके थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा करें। ये जो मुगलों की बात करते हैं, मुगल हमारे देश में आ गए लेकिन लाए तो हम थे ना मुगलों को। मैं उन विवादास्पद बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, कोई अगर ये कहता है कि ये मजहबी जंग थी, उससे बड़ा नादान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये राज की जंग थी, हिंदू मुस्लिम जंग नहीं थी। जरा मुझे बता दीजिए, अकबर की तरफ से कौन लड़ता था? राजा मान सिंह लड़ते थे। हिंदुओं की फौज में मुसलमान थे, मुसलमानों की फौज में हिंदू थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहां से आ गया कि मजहबी जंग थी, धार्मिक जंग थी? ये एक राजा दूसरे राजा के राज्य को हड़पना चाहता था, टोटल ये जंग थी। तो इस तरह के प्रयास क्यों हो रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? समाज को तोड़ने की साजिश। सत्यता पढ़ाइए, सही बात पढ़ाइए। कुल मिलाकर के कुछ लोगों ने तो एजेंडा बना रखा है कि हर तरह से वो कोशिश करिए कि समाज टूटे, अकलियत के लोगों की नीयत पर शक। ये कुल मिलाकर के उस एजेंडे का एक हिस्सा है और उसी हिसाब से सुविधानुसार ये देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। अब बात आती है फिर राज्यसभा। आप चूंकि राज्यसभा के सदस्य हैं, यदि पिछले दिनों हमने देखा राज्यसभा के उपसभापति और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने एकाएक इस्तीफा दे दिया, उसके क्या पीछे क्या कोई रहस्य था या वाकई उनके स्वास्थ्य के कारण थे? आप तो उनके काफी नजदीक। उनका कोई स्वास्थ्य का कारण नहीं था। मेरा ये सौभाग्य कि मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे। वो एक बार 89 में लोकसभा के सदस्य थे जब मैं भी था। जी जी। वो विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में डिप्टी मिनिस्टर थे, मैं राज्य मंत्री था चंद्रशेखर सरकार में, और एक बार कांग्रेस से एमएलए रहे वो, बिल्कुल राजस्थान में। 21 तारीख को जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उनके चेहरे से नहीं लगता था कि उनमें कोई तनाव। थोड़ी देर बाद कोई डेवलपमेंट हुआ और मैं समझता हूं डेवलपमेंट शायद ये हुआ कि कहीं बीजेपी के लोगों को ये लग रहा था कि हमारे मन का काम नहीं कर रहे। हालांकि बहुत श्रद्धा पूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि कोई बीजेपी का प्रवक्ता इतना मुखर नहीं था जितना धनखड़ साहब थे। और उस समय हम लोग ये कहते थे कि भाई उपराष्ट्रपति पद की एक प्रतिष्ठा और गरिमा होती है, उपराष्ट्रपति सभापति होता है राज्यसभा का, लेकिन ये तो हर मर्यादा को तोड़ रहे हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, जनता में जा रहे हैं, सरकार की तारीफ करते हैं। तो हमको लगता था कि कहीं राष्ट्रपति बनने की जुगाड़ में तो ये नहीं लगे हुए हैं। तो कोई न कोई इनका अंदरूनी क्लेश था जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और आप अंदाजा लगा लीजिए, जब राष्ट्रपति के पास जब ये गए धनखड़ साहब इस्तीफा देने, तो राष्ट्रपति से उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया था, वहां जाके 1 घंटे बैठे रहे। तो ये बीजेपी का आंतरिक मामला है और उसी के चलते इन्होंने कहीं इस्तीफा दिया, ऐसा मानता हूं। आज फिर अब बात हो रही है 130वें संविधान संशोधन विधेयक की, जिसका विपक्ष विरोध भी कर रहा है। उसमें बीजेपी का ये कहना है कि जो गंभीर आपराधिक
आरोप में गिरफ्तार हुआ हो वह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कैसे रह सकता है जो 30 दिन तक जेल में रह लिया हो। तो फिर एक बार 130वां संविधान संशोधन विधेयक, एक तो आप ये समझ लें कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल 95% विरोधियों के लिए हुआ है। और मजेदार बात यह है कि इनके खिलाफ जो अपराध पंजीकृत हुए उनमें सजा का जो औसत है सिर्फ 1%। हमने एक मुकदमा लिखा दिया, हमने। तो मुकदमा लिखाने के बाद आप कौन होते हैं हमें दंडित करने वाले? हमें कोर्ट दंडित करेगा। और मुकदमा हमारे खिलाफ लिखा दिया, संघी धारा में हम लिखा दिया, हम मुख्यमंत्री हैं या मंत्री, हम जेल चले गए, 30 दिन बाद हमारा पद ले लिया आपने। आप कौन होते हैं तय करने वाले कि हम उसमें शामिल एक नहीं शामिल? कोर्ट तय करेगा, एक न्यायिक प्रक्रिया है। और इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है? आप समझ लीजिए कि सत्येंद्र जैन के मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, बिल्कुल 1.5 साल वो आदमी जेल में रहा, 1.5 साल वो आदमी जेल में रहा, परेशान रहा, बीमार था, और 4 साल बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, इनके खिलाफ कुछ बनता नहीं है। ये सही मानों में विरोधियों से निपटने का हथियार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये परेशान करेंगे लोगों को हथियार बना करके। कुल मिलाकर के जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में दंड का प्रावधान तो कोर्ट करता है ना। एफआईआर तो लोग होती है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर ट्रायल होता है। आदमी अपनी सफाई के लिए कोर्ट में बात देता है, आपने मैं पहले सूली पे चढ़ा दिया कि साहब हम 30 दिन के लिए जेल चले गए। अरे भाई, जेल में हम कायम चले गए? हम गुनहगार हैं कि नहीं, ये उसको तो कोर्ट तय करेगा। ये बिल्कुल दोषपूर्ण काम है। और ये संविधान संशोधन विधेयक जो लाया गया है प्रतिपक्ष के लोगों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। यदि विपक्ष पूरा लामबंद हो जाए, एक हो जाए, तो ये संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनकी नीयत में खोट है। आगे तय करेंगे, राजनीतिक पार्टियों को तय करना है। इस मामले पर जो सरकार चाहती थी वो है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, लेकिन मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष शायद ये फैसला करने वाला है कि उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हम लोग शामिल ही लोग, जो मुझे लगता है। तो आपको लगता नहीं कि बीजेपी का प्रयास ये रहेगा, शासक दल का प्रयास ये रहेगा कि ये विपक्ष भ्रष्टाचार आचरण के खिलाफ को किसी भी होने वाले प्रयास का विरोध करता है? मुझे आप बताइए, कौन कौन लोग जेल गए उत्तर प्रदेश में? देश में कौन कौन जो लोग जेल गए? जितने भी मंत्री और मुख्यमंत्री जेल गए हैं सब प्रतिपक्ष के लोग हैं। एक बीजेपी के लोग सब देवता हैं। 25 लोगों के खिलाफ आरोप थे, जो बीजेपी के खिलाफ प्रतिपक्ष में लोग थे। 25 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप थे, गंभीर आपराधिक आरोप थे ऊपर। उनमें से बीजेपी के लोगों ने तोड़ लिए। 23 लोगों के बारे में उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी बंद हो गई, बीजेपी में जाते हुए देवता हो गए। अपराध की परिभाषा भी हम अपनी सुविधानुसार कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सीधी सीधी बात है कि इनकी नीयत में खोट है। इन सब चीजों का इस्तेमाल, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल, ईडी के खिलाफ ईडी ने जितने भी मुकदमे दर्ज किए हैं सब 90% 95% प्रतिपक्ष के लोगों के खिलाफ दर्ज किए। तो कुल मिलाकर के इनकी मंशा ठीक नहीं है और अपने विरोधियों के खिलाफ इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश के मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब बात करें हम उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो सरकार है, योगी सरकार है, इसका आकलन आप किस प्रकार करते हैं, किस तरीके से करते हैं? देखिए, दो बात है। सरकार जनता बनाती है, सरकार जनता को ही भोगती है। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं एक अलग सवाल है। हम प्रतिपक्ष में हैं, हम उसकी आलोचना करते हैं। ये जो मानक सरकार को नापने के हैं, इसके अलावा और भी बात है। सबसे बड़ा सवाल यह है, लोग सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। सरकार न तो आंकड़ों से चलती है, न अखबारों से चलती है, न इश्तिहारों से चलती है। सरकार जनता के भरोसे से चलती है, जनता के विश्वास से चलती है। और किसी सरकार के बारे में जनता का क्या दृष्टिकोण है, वही सही किसी सरकार को नापने का सही पैमाना होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2-2.5 महीने पहले एक टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में कि यूपी का जो सरकार है वो सही नहीं चल रही। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकार चल रही है उसके बारे में आम लोगों की धारणा ठीक नहीं है। नंबर 1, राजनीति के मुद्दे होते हैं, भूख प्यास, बेबसी, गरीबी, लाचारी, ये मुद्दे होते हैं। इन पर उन्होंने कितना काम किया है? इनका मुद्दा तो कोई जाति और धर्म के अलावा इनका कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए आम जनता के विश्वास को लोगों ने तोड़ा है और सरकार जनता की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरी है। बाबा की बुलडोजर नीति पे क्या कहेंगे? 2022 में उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा
जो मुद्दा रहा वो ये भी रहा कि बुल्डोजर मैं इनकी कामयाबी इस बात में नहीं मानता। मैंने कहा ना, बीजेपी की राजनीति जाति और धर्म पर आधारित रही है, धर्म पर आधारित रही है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि अतिवाद चाहे जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर, अतिवाद की उम्र लंबी नहीं होती। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बीजेपी की संख्या में, बीजेपी की स्थिति में सुधार हो गया था। बीजेपी ताकत में आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी खत्म हो गई। ये जो ताकत में आए हैं, चाहे योगी या मोदी हो, ये नीतियों के सवाल पर ताकत पर नहीं आए, ये जज्बात के सवाल पर ताकत में आए, भावनाओं के सवाल पर आए। और मुझे माफ करना, जहां तक भावनाओं का सवाल है, भावनाओं की उम्र लंबी नहीं होती, अतिवाद की उम्र लंबी नहीं होती। अंतोगत्वा इस देश में मध्यम मार्ग ही चलेगा। ये उतार है भाजपा की राजनीति का, और मैं समझता हूं निश्चित रूप से अगले चुनाव में खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात कर रही है, 2027 में उसका परीक्षण होना है, तो आपके मानते हैं कि यहाँ फिर वापस सभी दलों को एक मंच पे आना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी इस नहीं नहीं नहीं, देखिए, जहां तक दलों का सवाल है, उत्तर प्रदेश की आपने बात की, हम दलों को लाए या न लाए, जनता अपने आप ले आई। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जनता में संदेश है कि बीजेपी के खिलाफ हम सबसे बड़ी पार्टी है। ये जनता की अपेक्षा है कि सब लोग हमारी मदद करें बीजेपी को हराने के लिए। अगर राजनीतिक दल हमारे साथ नहीं आएंगे तो सामाजिक ध्रुवीकरण होगा। बीजेपी को हराने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, वो सभी शक्तियां समाजवादी पार्टी का साथ देंगी, ऐसा हमें विश्वास है। और हम अकेले सक्षम है बीजेपी को हराने के लिए। हम रूबरू हुए उस विचार से, उस समाजवाद के प्रमुख प्रेरणाता से, जिसने कई दशकों तक राजनीति की विभिन्न करवटों को देखा है, राजनीति के मायनों को बदलते देखा है, राजनीतिक उसूलों को बदलते देखा है, लेकिन आज भी वो उसी विचार पे अड़े हैं जो जनता के सरोकारों से जुड़ा हुआ है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद।